हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीपीएससी विजन। जैसा कि हमने हिस्ट्री सीरीज क्लास 12th स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फर्स्ट चैप्टर में आगे का पार्ट देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। आज उसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। मोहनजोदारो एक अर्बन सेंटर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। यहाँ पर मोहनजोदारो के बारे में दिया गया है। मोहनजोदारो एक बहुत ही वेल नोन साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ऐसा देखा जाए तो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसका नाम था हड़प्पा। उसी के नाम पे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम भी दिया था। लेकिन सबसे वेल नोन साइट जो बोली जाती है उसका नाम है मोहनजोदारो। आगे मोहनजोदारो की डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इंटू द 2 सेक्शंस। मतलब यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो मोहनजोदारो सेटलमेंट था या कोई भी सिटी का सेटलमेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ था, तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट जो होता था वो एरिया वाइज छोटा लेकिन हाइट वाइज थोड़ा बड़ा होता था, और वहीं दूसरा पार्ट एरिया वाइज थोड़ा बड़ा लेकिन हाइट वाइज थोड़ा छोटा होता था। इसी को फर्दर और डिफाइन किया गया है। जो पहला पार्ट हमने पढ़ा उसे सिटेडल बोला जाता था, और जो दूसरा पार्ट हमने पढ़ा उसे लोअर टाउन बोला जाता था। सिटेडल एरिया वाइज बहुत ही छोटा रहता था लेकिन हाइट में बड़ा रहता था लोअर टाउन के कंपैरिजन में। ये हाँ, इसके ऊपर हमेशा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था जो कि मड और ब्रिक की मदद से बनाया जाता था, और इसको हमेशा वॉल्ड किया जाता था, मतलब आसपास इसके दीवारें बनाई जाती थी। साथ ही सिटेडल और लोअर टाउन के बीच में एक फिजिकल सेपरेशन हमेशा बनाया जाता था। यहाँ पर मैप दिया हुआ है आपको, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सिटेडल है जो कि एरिया वाइज छोटा है, और ये लोअर टाउन है जो कि एरिया वाइज कंपैरेटिवली सिटेडल से बहुत ज़्यादा है। वहीं पे सिटेडल और लोअर टाउन के बीच में एक अच्छा खासा फिजिकल सेपरेशन दिया हुआ है। आगे हम लोअर टाउन के बारे में पढ़ेंगे। लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड, मतलब लोअर टाउन के आसपास भी दीवारें बनाई जाती थी। ये जो दीवारें बनाई जाती थी आसपास, ये बेसिकली सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के पर्पज से बनाई जाती थी। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन द प्लेटफॉर्म्स विच सर्व्ड एज द फाउंडेशन। जो भी बिल्डिंग बनाई जाती थी उसके पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था जो कि उस बिल्डिंग का फाउंडेशन के रूप में काम करता था। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी सिटी जब भी बनाई जाती थी तो पहले उसको प्लान किया जाता था, फिर उसे बनाया जाता था। अब प्लानिंग कैसे की जाती थी, तो पहले प्लेटफॉर्म की डिजाइनिंग हो जाती थी, उसके बाद बिल्डिंग बनाई जाती थी। वंस द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस ऑल द बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द फिक्स्ड एरिया। प्लेटफॉर्म डिसाइड होने के बाद उस प्लेटफॉर्म पे ही बिल्डिंग बनाई जाती थी, प्लस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई भी एरिया पे बिल्डिंग नहीं बनाई जाती थी। यहाँ ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हड़प्पन्स कितना ज़्यादा प्लानिंग पर फोकस करते थे। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड, इसके अलावा कुछ और साइंस भी मिले हैं प्लानिंग के, जिसमें ये देखा गया है कि जो ब्रिक्स थे वो या तो सन ड्राइड या बेक्ड यूज़ किए जाते थे, पर उन ब्रिक्स का एक स्टैंडर्डाइज रेशो हुआ करता था। जो ब्रिक्स की लेंथ रखी जाती थी वो हमेशा 4 टाइम्स रखी जाती थी, और वहीं ब्रिक्स की जो हाइट होती थी वो 2 टाइम्स रखी जाती थी। तो हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से की जाती थी। इससे हमें यही समझ आता है। इसके बाद यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न का दिया हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर है ड्रेनेज सिस्टम, प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। If you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along the approximate grid pattern. स्ट्रीट्स और रोड्स के लिए एक ग्रिड पैटर्न फॉलो किया जाता था, जिसमें मोस्टली सारी जो स्ट्रीट्स होती थी वो ऐसे ग्रिड पैटर्न में डेवलप की जाती थी, और सारी स्ट्रीट्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट करती थी, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। इट सीम्स दैट द स्ट्रीट्स विथ ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज वर बिल्ट अलॉन्ग देम। पहले स्ट्रीट्स डिजाइन हुआ करती थी और उसके बाद उन पे हाउसेज बनाए जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट drains, every house needed to have at least one wall along the street. जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होता था वो डायरेक्टली स्ट्रीट ड्रेन में चला जाता था, और हर हाउस एक ड्रेन से एटलीस्ट कनेक्टेड था। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन सिटाडेल के बारे में आपको दिया गया है। वाइल मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स हैव स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो स्मॉल हाई पार्ट होता था जिसे हम सिटाडेल बोलते थे, ये हर सेटलमेंट में होता था, और ये मोस्टली वेस्टर्न पार्ट में होता था, एंड अ लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन, और लोअर टाउन हमेशा ईस्टर्न सेक्शन में
प्लेस किया जाता था। इस तरीके से प्लानिंग की जाती थी हर सिटी की, बट फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशंस हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ढोलावीरा का और लोथल का दिया हुआ है एग्जाम्पल। ढोलावीरा एंड लोथल बोथ वर इन द गुजरात। द एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड एंड द सेक्शंस विद इन द टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड बाय द वॉल्स। द सिटाडेल विद इन द लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ड एट अ हाइट। यहाँ पे ये दिया गया है कि जो एंटायर सिटी थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड भी किया था। वहाँ पे सिटाडेल भी था, लोअर टाउन भी था, लेकिन लोथल की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ पे सिटाडेल तो था लेकिन उसको वॉल्ड नहीं किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। यहाँ पे बेसिकली आपको लेआउट के बारे में बताया जाएगा कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हाउसेस बिल्ड किए जाते थे उनका लेआउट क्या होता था। द लोअर टाउन एट द मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो लोअर टाउन था वहाँ पे आपको बेसिकली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी। मैनी वॉज सेंटर्ड ऑन द कोर्टयार्ड विथ रूम्स ऑन ऑल साइड्स। हर एक घर में मोस्टली जो देखने को मिला है एक कोर्टयार्ड होता था और उसके चारों ओर रूम्स बने हुए होते थे। द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज। ये जो कोर्टयार्ड होता था यहाँ पे ज़्यादातर डेली एक्टिविटीज की जाती थी। वॉट इज इंटरेस्टिंग इज एन अपेरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी। इसके बाद जो भी हाउस प्लानिंग की जाती थी उसमें प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। देर वॉज नो विंडोज इन द वॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल। कोई भी विंडो नहीं बनाई जाती थी वॉल्स पे अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल के आसपास कोई भी विंडोज नहीं होती थी ताकि बाहर से कोई भी व्यक्ति अंदर ना देख सके। इसके अलावा एंट्रेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। जब भी मेन एंट्रेंस बनाया जाता था तो ये ध्यान में रखकर बनाया जाता था कि एंट्रेंस से इंटीरियर या कोर्टयार्ड पे किसी की भी नज़र डायरेक्टली ना जाए। तो ये प्राइवेसी को भी ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती थी। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम। इसके अलावा हर घर में अपना एक खुद का बाथरूम हुआ करता था विथ ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल्स टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। और उसका एक पर्टिकुलर ड्रेन होता था जो कि स्ट्रीट ड्रेन से फर्दर कनेक्टेड होता था। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस टू रीच अ सेकेंड स्टोरी और अ रूफ। कुछ घरों में स्टेयर केस के भी एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि उस टाइम पे भी सेकेंड स्टोरी हाउसेस बनते थे या फिर रूफ के लिए स्टेयरकेस बनाए जाते थे। ज़्यादातर घरों में वेल्स देखने को मिले हैं जो कि मोस्टली एक रूम के अंदर कनेक्टेड थे रहते थे सो दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड परहैप्स यूज्ड बाय द पास बायर्स। तो मोस्टली एक रूम बनाया जाता था जिसमें एक वेल होता था ताकि कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति है और उसको पानी की ज़रूरत है तो वो उसमें से पानी लेके यूज़ कर सकता है। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वाज अबाउट 700। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अबाउट 700 वेल्स मोहनजोदारो अलोन में स्कॉलर्स ने फाइंड आउट किए हैं। तो इससे समझ आता है कि हड़प्पन वेल्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे अपनी लाइफ में। यहाँ पे आपको ड्रेन के बारे में थोड़ा सा और दिया हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। हर एक घर का जो ड्रेन होता था हाउस ड्रेन वो मेन स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होता था। मेन चैनल्स वर मेड ऑफ द ब्रिक्स सेट इन द मोटार। ये ध्यान रखने की चीज़ है कि जो मेन चैनल्स होते थे वो ब्रिक्स और मोटार की मदद से बनाए जाते थे। मतलब जो ड्रेन्स में मेन मटेरियल यूज़ होता था दैट वाज ब्रिक्स, जिसको सेट करने के लिए मोटार यूज़ किया जाता था और उसे कवर करने के लिए लूज ब्रिक्स यूज़ किए जाते थे। लूज ब्रिक्स इसलिए यूज़ किए जाते थे ताकि बाद में जब भी हमको ड्रेन्स क्लीन करना हो तो हम इजीली उनको रिमूव करके क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। कहीं कहीं पर लाइमस्टोन के एविडेंसेस भी मिले हैं इन ऑर्डर टू कवर द ड्रेन्स। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। हाउस ड्रेन्स फर्स्ट एम्प्टीड इनटू द सम्प और द सेसपेट इनटू विच सॉलिड मैटर सेटल व्हाइल द वेस्ट वाटर फ्लोड आउट इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स। तो उस टाइम पे भी इन लोगों ने ड्रेनेज में बहुत अच्छे सिस्टम रखा था। जो भी हाउस ड्रेन्स होता था उसमें जो सॉलिड वेस्ट होता था उसको अलग से सेपरेट कर लिया जाता था पहले ही सेसपेट या सम्प में, और जो वाटर वेस्ट होता था वो स्ट्रीट ड्रेन्स के थ्रू फ्लो हो जाता था। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रॉपरली मेंशन की गई है। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट द इंटरवल्स विथ सम्स फॉर क्लीनिंग। तो अच्छे बड़े ड्रेनेज चैनल्स बनाए जाते थे और इंटरवल्स पे सम्स बनाए जाते थे ताकि सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को सेपरेट किया जा सके। ये ड्रेनेज के बारे में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ दिए हुए थे। ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू लार्जर सिटीज़ बट फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट्स एज वेल। तो ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ एक लार्जर सिटीज़ में ही हमें नहीं मिलते थे बल्कि स्मॉलर सिटीज़ में भी हमको देखने को मिलते थे। जहाँ तक लोथल की बात है, वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स ड्रेन्स वर मेड अप ऑफ बर्न ब्रिक्स। तो लोथल में देखा गया है कि जो हाउसेज थे वो
मड ब्रिक्स से बनाए जाते थे, लेकिन जो ड्रेन्स थे वो स्पेशली बर्न ब्रिक्स से बनाए गए थे। तो आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और उसी को माइन्यूटली जगह जगह पे आइडेंटिफाई किया गया है। नेक्स्ट, सिटाडेल को थोड़ा डिटेल्ड उसमें समझाया गया है, तो वो देख लेते हैं। सिटाडेल that we find evidence of the structures that were probably used for special public purpose। तो ये जो सिटाडेल बनाया जाता था ये स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए बनाया जाता था। जैसा कि हमने आगे पहले पढ़ चुके हैं, जो लोअर टाउन था वहाँ पे बेसिकली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी, और ये जो सिटाडेल होता था ये पब्लिक पर्पस के लिए यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाती थी जो पब्लिक एट लार्ज को सर्व करती थी। जैसे वेयर हाउस हो गया, आगे अभी हम ग्रेट बाथ पढ़ेंगे, ग्रेट बाथ हो गया, तो ऐसी पब्लिक पर्पस बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जाती थी। अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन while the upper portions probably of wood decayed long ago। एंड द ग्रेट बाथ। तो वेयर हाउस की जहाँ तक हम बात करें तो वेयर हाउस एक मैसिव स्ट्रक्चर हुआ करता था जो जिसका लोअर पोर्शन ब्रिक से बना हुआ होता था, और जो अपर पोर्शन होता था वो प्रोबेबली वुड से बना हुआ होता था, जो कि सालों के साथ डीके हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ग्रेट बाथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेट बाथ वॉज लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक होता था इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय द कॉरिडोर ऑन द फोर साइड, जिसके चारों ओर बड़े बड़े कॉरिडोर्स बनाए गए थे। इसके साथ ही इसमें दो साइड्स, एक नॉर्थ से और एक साउथ से स्टेप्स दी जाती थी, मतलब सीढ़ियाँ दी जाती थी, ताकि इजीली कोई भी टैंक के अंदर जा सके और टैंक से बाहर आ सके। There were two flights of steps on the north and south leading to into the tank, which was made watertight by setting bricks on edge। और इसको प्रॉपर वाटर प्रूफ बनाया गया था, मतलब उस टाइम पे ये लोग वाटर प्रूफिंग की टेक्निक यूज कर रहे थे। वाटर प्रूफ बनाने के लिए ब्रिक्स यूज किए जाते थे, और ब्रिक्स को प्रॉपर फिक्स करने के लिए मोर्टार यूज किया जाता था विच वॉज ऑफ जिप्सम। देयर वर रूम्स ऑन द थ्री साइड्स। जो ग्रेट बात है उसके थ्री साइड्स में रूम्स बनाए गए थे, इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू द ह्यूज ड्रेन। तो तीन साइड में रूम्स बनाए जाते थे, जिसमें से एक में एक बहुत बड़ा वेल बनाया गया था। वाटर जो था वो टैंक का ह्यूज ड्रेन से पास आउट किया जाता था। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग। नॉर्थ में स्मॉलर बिल्डिंग्स बनाई गई थी जिसमें 8 बाथरूम्स थे, 4 ऑन ईच साइड। तो नॉर्थ में एक स्मॉलर बिल्डिंग बनाई गई थी और उसमें 8 बाथरूम्स बनाए गए थे, 4 ऑन ईच साइड, विद ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू द ड्रेन। और सारे बाथरूम के जो ड्रेन्स थे वो मेन ड्रेन को कनेक्ट कर रहे थे। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड, द सिटाडेल with several distinctive buildings has led scholars to suggest that it was meant for some kind of a spiritual ritual bath। तो ऐसा माना गया है कि ये जो सिटाडेल था यहाँ पे स्पेसिफिक बिल्डिंग्स बनाई जाती थी जो कि पब्लिक पर्पसेस की थी। और ग्रेट बाथ को देख के ये स्कॉलर्स ने प्रिडिक्शंस किए हैं कि ग्रेट बाथ जो था वो बेसिकली एक होली बाथ, रिचुअल बाथ के लिए रखा गया था, जहाँ पे लोग आते थे और रिचुअल बाथ लेते थे। नेक्स्ट, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। यहाँ बेसिकली सोसाइटी के बारे में बताया है दैट हाउ वाज द हड़प्पन सोसाइटी। तो सबसे पहले यहाँ पे बरियल्स के बारे में बताया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस। आर्कियोलॉजिस्ट ने आफ्टर मैनी स्टडीज ये देखा है कि कुछ सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे अमंग द पीपल ऑफ हड़प्पन्स। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बरियल्स। You are probably familiar with the massive pyramids of the Egypt, some of which are contemporaneous with the Harappan civilization. Many of these pyramids were royal burials where enormous quantities of wealth was buried। तो जैसा कि हमें पता है कि इजिप्ट में बहुत से पिरामिड्स बने हुए हैं विच डिपिक्ट द बरियल्स। दीज पिरामिड्स वर कंटेम्प्रेरी ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, और ये पिरामिड्स में हमें बहुत से रॉयल बरियल्स मिले हैं। रॉयल बरियल्स मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को बिलोंग करते थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ इन बरियल्स के अंदर देखा गया है। ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि इन बरियल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वेल्थ बरी किया गया है। और अब हड़प्पन साइट्स की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे बरियल कैसे थे। एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन द पिट्स। जो हड़प्पन साइट्स में बरियल देखे गए हैं वहाँ पे जनरली एक पिट मतलब एक गड्ढा सा खोदा जाता था और उसके अंदर जो डेड को बरी किया जाता था। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे ऑफ बरियल पिट। अब ये जो बरियल पिट खोदा जाता था इसके
इसके डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में कुछ कुछ डिफरेंसेस देखे गए हैं। इन सम इंस्टेंसेस द होलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद द ब्रिक्स। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो एक पिट बनाया जाता था उसको ब्रिक्स से लाइंड अप किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सम ग्रेव्स कंटेन्स पॉटरी ऑर्नामेंट्स परहैप्स इंडिकेटिंग अ बिलीव दैट दीज कुड बी यूज्ड इन आर्ट आफ्टर लाइफ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कुछ ग्रेव्स में पॉटरी ऑर्नामेंट्स और कुछ ऐसे बिलोंगिंग्स मिले हैं जिससे ये पता लगता है कि हड़प्पन्स बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में, पुनर्जन्म में हड़प्पन्स बेसिकली बिलीव करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन द बरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। ज्वेलरी के भी एविडेंसेस मिले हैं इनसाइड द बरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, जिससे पता चलता है कि ज्वेलरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था among the life of Harappans. In fact, in the excavations at the cemetery in Harappan in mid-1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper bead and hundreds of micro beads have also been found near the skull of the male. इसके अलावा बहुत से कुछ बरियल्स में कुछ प्रेशियस आइटम्स भी देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल इन वन बरियल 3 शेल रिंग्स मिली हैं, एक जास्पर मिला है, कुछ बीड्स मिले हैं, कुछ माइक्रो बीड्स मिले हैं, जो ये बताता है कि कुछ बरियल्स में कुछ प्रेशियस आइटम्स भी बरी किए जाते थे। बट ओवरऑल जितना एक्सपीरियंस किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, उससे यही पता लगा है कि हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड। तो मोस्टली जो डेली लाइफ की चीज़ें होती थी वही बरी की जाती थी, प्रेशियस चीज़ें ज़्यादा बरी नहीं की जाती थी। नेक्स्ट, लुकिंग फॉर लग्जरीज। नेक्स्ट टॉपिक है लग्जरीज का। इसमें बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट ने यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि हड़प्पन्स के लिए व्हाट वाज यूटिलिटेरियन एंड व्हाट वर द लग्जरीज। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया गया है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स लग्जरी में आते थे और कौन से यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स थे। तो पहले ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज दैट इज यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। इसमें बेसिकली द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ द स्टोन एंड क्ले वर कैटेगराइज्ड अंडर द यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स, जैसे क्वर्न्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स। फ्लैश रबर्स बेसिकली बॉडी स्क्रबर्स को बोला जाता है। ये यूजुअली डेली ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में रखे गए थे, दैट वर द यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं लग्जरी की। तो लग्जरी को आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे अज्यूम किया है कि जो ऑब्जेक्ट्स रेयर होते थे या फिर कुछ कॉस्टली मटेरियल के बने हुए होते थे या ऐसे मटेरियल के बने होते थे जो लोकली अवेलेबल नहीं होता था या जिनकी बनाने की प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होती थी, उन्हें लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी में रखा गया था। सो आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम्स objects were luxury if they were rare or made up from costly non-local materials or with complicated technologies. तो इसमें क्या क्या आता था अब ये भी देख लेते हैं। लिटिल पॉट्स ऑफ फाइन्स। फाइन्स एक मटेरियल मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को विच वॉज मेड अप ऑफ ग्राउंड सैंड एंड सिलिका। ग्राउंड सैंड और सिलिका का बना हुआ होता था और इसको कलर किया जाता था विद गम और फिर उसके बाद इसको फायर किया जाता था। तो इसको बनाने की प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर मटेरियल था। सो फाइन्स का कुछ भी मिलता था तो वो लग्जरी में ही कैटेगराइज होता था। सो अ लिटिल पॉट ऑफ फाइन्स वॉज कैटेगराइज एज लग्जरी। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज सच एज स्पिंडल व्हर्ल्स मेड अप ऑफ रेयर मटेरियल्स सच एज फाइन्स। अब बहुत सी बार ये भी होता था कि एक कन्फ्यूजन आर्कियोलॉजिस्ट को हो जाता था जब कुछ डेली ऑब्जेक्ट्स रेयर मटेरियल्स के बने हुए मिलते थे, तो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स आ जाता था। इफ़ वी स्टडी distribution of such artifacts, we find the rare objects made of valuable materials are generally concentrated in the large settlements. अब कुछ लोकेशन वाइज भी एविडेंसेस जो मिले हैं उससे भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशनल एक्सपीरियंस जो हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट को वो बताया गया है कि जो रेयर ऑब्जेक्ट्स मिलते थे वो बेसिकली वैल्यूएबल मटेरियल्स के बने हुए होते थे और ये ज़्यादातर लार्ज सेटलमेंट में ही मिलते थे। लार्ज सेटलमेंट मतलब जो बड़े टाउन्स और सिटीज़ थे वहीं पे मिलते थे। जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा में बहुत से रेयरली फाउंड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, वो स्मॉलर सेटलमेंट्स में देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मिनिएचर पॉट्स ऑफ फाइन्स परहैप्स यूज फॉर परफ्यूम बॉटल्स आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो जो फाइन्स के जो पॉट्स, जो मिनिएचर पॉट्स परफ्यूम बॉटल्स की तरह यूज़ किए जाते थे, वो मोहनजोदारो और हड़प्पा में मिले हैं। बट नन ऑफ फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन। लेकिन कालीबंगन जैसे स्मॉल सेटलमेंट से हमें ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। गोल्ड को भी रेयर और प्रेशियस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ही काउंट किया जाता था।
Gold jewelry found at Harappan site was recovered from hoards. Gold jewelry मोस्टली हरप्पन साइट्स में होर्ड्स में से हमको एक्सकेवेट हुई है. अब देख लेते हैं होर्ड्स क्या होता है. So hoards are objects kept carefully by people, often inside the containers such as pots. होर्ड्स वो ऑब्जेक्ट्स होते थे जो जिसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखी जाती थी, जो बहुत ही केयरफुली लोगों के द्वारा रखी जाती थी, हरप्पन्स के द्वारा. एंड ऑफन इनसाइड द कंटेनर सच एज पॉट्स, और इनको कुछ कंटेनर या पॉट में रखा जाता था. सच होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी और मेटल ऑब्जेक्ट्स. ये होर्ड्स बेसिकली ज्वेलरी या मेटल ऑब्जेक्ट्स को सेव करने के लिए रखे जाते थे, सेव्ड फॉर रीयूज बाय द मेटल वर्कर्स. If for some reason the original owners do not retrieve them, they remain where they are left till some archaeologists find them. तो आगे का तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली होर्ड्स को जो समझना ज़रूरी है कि होर्ड्स जो थे वो ऑब्जेक्ट्स को सेफली प्रॉपरली रखने के लिए यूज़ किए जाते थे, और इनको सेफली कंटेनर्स या पॉट्स में रखा जाता था ताकि इनको फिर रीयूज़ किया जाए, और इसमें बेसिकली ज्वेलरी या मेटल ऑब्जेक्ट्स को सेफली रखा जाता था. नेक्स्ट आगे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है. ये भी सोसाइटी का ही पार्ट है. क्राफ्ट प्रोडक्शन में आपको सबसे पहले चानूदारो, एक इम्पॉर्टेंट हरप्पन साइट के बारे में बताया गया है. चानूदारो बेसिकली एक टाइनी सेटलमेंट था, बट ये टाइनी सेटलमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट था बिकॉज यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बहुत से एविडेंसेस मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को. यहाँ पे बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग के एविडेंसेस मिले हैं. सो बेसिकली इट वाज वन ऑफ द क्राफ्ट हब ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, ऐसा हम बोल सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स एक्सकेवेट हुए हैं जिससे क्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे. फॉर एग्जांपल बीड्स मिले हैं. बीड्स जो कि स्टोन्स जैसे कार्नेलियन, कार्नेलियन एक बहुत ही रेड कलर का ब्यूटीफुल स्टोन होता था, उसे कार्नेलियन बोलते थे. तो उसके बीड्स मिले हैं, जैस्पर के बीड्स मिले हैं, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, ये सारा मटेरियल यहाँ से एक्सकेवेट हुआ है. मेटल में ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड, फिश शेल्स मिले हैं, फाइंस मिला है, टेराकॉट, बर्न्ड क्ले, ये सारे मटेरियल्स यहाँ से एक्सकेवेट हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि कौन कौन से मटेरियल्स क्राफ्ट प्रोडक्शन में यूज किए जाते थे. सम बीड्स वर मेड अप ऑफ 2 or more stones cemented together, some of the stone with gold caps. The shapes were numerous: disc shaped, cylinders, spherical, barrel shaped, segmented. Some were decorated by incising or painting and some had designs. तो यहाँ पे बेसिकली क्राफ्ट के बारे में बताया गया है कि बीड्स को कैसे असेंबल किया जाता था. तो ज़्यादातर एक बीड नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा बीड्स एक दूसरे से जुड़े हुए मिले हैं. इसके अलावा हमें बहुत अलग अलग शेप्स में जो है मटेरियल मिला है. कुछ डिस्क शेप के मिले हैं, कुछ सिलेंड्रिकल, कुछ स्फेरिकल. ये सब बहुत ही डेकोरेट किए जाते थे और डिज़ाइनर वे में इनको प्लेस किया जाता था. तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट, techniques for making beads differed according to the material. Steatite, a very soft stone, was especially worked. Some beads were molded out of the paste made up of with the steatite powder. तो स्टीएटाइट पाउडर, स्टीएटाइट जो सॉफ्ट स्टोन होता था उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था. इसको सील्स के लिए भी यूज़ किया जाता था जैसे हमने पहले पढ़ा है, और इसके अलावा इसको बीड्स को मोल्ड करने के लिए भी यूज़ किया जाता था. इसका पाउडर पेस्ट बनाया जाता था और उससे बीड्स को मोल्ड किया जाता था. दिस परमिटेड मेकिंग वेराइटी ऑफ द शेप्स अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स. तो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस उस टाइम पे यूज़ की जाती थी, मेड आउट ऑफ द हार्डर स्टोन्स, और ये बेसिकली हार्डर स्टोन्स की बनाई जाती थी. हाउ द स्टीएटाइट माइक्रो बीड वॉज मेड रिमेन्स अ पजल फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट. बट अभी तक स्टीएटाइट माइक्रो बीड के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट नहीं जान पाए कि वो आखिर कैसे बनाया जाता था. आगे देखते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स had revealed that red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. आर्कियोलॉजिस्ट ने जो रेड कलर कार्नेलियन में ऑब्टेन किया जाता था उसके बारे में बताया कि इसको बेसिकली फायरिंग से ऑब्टेन किया जाता था. डिफरेंट स्टेजेस पे इसको फायरिंग किया जाता था, फिर इसका रेड कलर आता था. नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स एंड देन फाइनली फेक्ड इनटू फाइनल फॉर्म. ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस. तो ये सारे प्रोसेस किए जाते थे, उसके बाद एक कोई भी आर्टिफैक्ट बनाया जाता था. नोड्यूल्स को चिप किया जाता था, ग्राइंडिंग होती थी, पॉलिशिंग होती थी और ड्रिलिंग होती थी. तो उस टाइम पे भी जो आर्ट था वो अच्छा खासा फ्लरिश था. इसके एविडेंसेस हमें मिले हैं. स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चानूदारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा. तो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हमें बहुत सी जगह मिली हैं, चानूदारो, लोथल और धोलावीरा. सो बेसिकली दीज वर द क्राफ्ट hubs of the हरप्पन सिविलाइजेशन. इसके अलावा नागेश्वर और बालाकोट, जैसा कि हमने पहले देखा था मैप में, ये दोनों सिटीज़ ही कोस्टल सिटीज़ हैं.
दीज आर स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट्स बहुत बनाए जाते थे। शेल से बैंगल्स बनाए जाते थे, लैडल्स बनाए जाते थे, एंड इनले विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम भी चलता था, बिकॉज दीज वर द कोस्टल सिटीज। इट इज लाइकली दैट फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज beads from Chanudaro and Lothal were taken to the large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa। चानुदारो और लोथल से बीड्स लेके जाए जाते थे लार्जर अर्बन सेंटर्स में, जहाँ पे बड़ा मार्केट था, और वहाँ पे जाके ट्रेड किए जाते थे। तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अच्छी खासी फ्लरिश हड़प्पन सिविलाइजेशन में कर रही थी, और ट्रेड के भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। In order to identify the center of craft production, archaeologists usually look for following: raw material such as stone nodules, whole shells, copper ore, tools, unfinished objects, rejects, and waste material। तो सबसे पहले क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स देखने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया कि रॉ मटेरियल कहाँ मिलता था। तो फर्स्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट ने यूज़ किया वो था रॉ मटेरियल प्लेस। इनफैक्ट वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ द क्राफ्ट वर्क। दूसरी चीज़ जो उन्होंने देखी वो था वेस्ट। वेस्ट कहाँ पे उनको जहाँ पे भी दिखा वो एक बेस्ट इंडिकेटर था कि यहाँ पे क्राफ्ट वर्क हुआ है, तभी यहाँ पर वेस्ट है। फॉर इंस्टेंस, इफ द शेल और स्टोन इज cut to make the objects, then pieces of these materials will be discarded or waste at the place of production। तो कुछ भी अगर प्रोड्यूस होगा, अगर क्राफ्ट का कुछ भी काम होगा, तो जो भी वेस्ट होगा वो वहीं पे मिलेगा। इसलिए इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने यूज़ किया था फॉर फाइंडिंग आउट द सेंटर्स ऑफ द प्रोडक्शन। लार्जर वेस्ट पीसेस वर यूज्ड अप टू मेक द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, बट minuscule bits were usually left in the work area। These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे लार्जर सिटीज़ में भी क्राफ्ट के एविडेंसेस मिले हैं, और वेस्टेज बहुत ही कम करते थे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता था। जो बड़े पीसेस होते थे उनका जो वेस्ट बचता था उससे स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। तो यहाँ पे आज का सेशन हम एंड करते हैं, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।